Hello everyone, I Dr. Sunet Rani, Assistant Professor in Public Administration, Government College, Alewa, Jind. Today my topic is Urban Local Government in Ancient, Medieval and Modern Time. प्राचीन काल, मध्यकाल एवं वर्तमान काल में नगरीय स्थानीय संस्थाएं। इस टॉपिक के दौरान जो कंटेंट रहेंगे उसमें सबसे पहले हम भूमिका करेंगे, उसके बाद प्राचीन काल में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था, मध्यकाल में नगरीय स्थानीय संस्थाएं, वर्तमान काल में नगरीय स्थानीय संस्थाएं और लास्ट में कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। भारत में स्थानीय संस्थाएं प्राचीन काल से ही विद्यमान रही हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले प्रमाणों से पता चलता है कि इस काल में सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। इन नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन नगरीय स्थानीय शासन के दर्शन किए जा सकते हैं। राजपूत काल व्यवस्था की अगर हम बात करें, राजपूत कालीन व्यवस्था में भी अनेक नगरों का वर्णन मिलता है, जैसे खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर, टीकमगढ़ आदि बड़े ही सुव्यवस्थित नगर पाए जाते थे। मुगल काल में नगर का अधिकारी कोतवाल होता था। अबुल फजल ने अपनी कृति आईने अकबरी में इस काल की नगरीय स्थानीय संस्था के बारे में लिखा है। ब्रिटिश काल व्यवस्था में स्थानीय शासन संस्थाओं का काफ़ी विकास हुआ। यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान की जो भारतीय स्थानीय संस्थाएं हैं वो ब्रिटिश काल की ही देन है, अर्थात ब्रिटिश काल में स्थानीय संस्थाएं काफ़ी फली फूली थी। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल में नगरीय स्थानीय संस्थाएं। प्राचीन काल को आगे फिर हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, बौद्ध काल, मौर्य काल और गुप्त काल। इन सभी कालों के दौरान स्थानीय संस्थाओं की जो व्यवस्था रही, जो अवस्था रही, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता काल। इस काल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सुव्यवस्थित नगर प्रशासन व्यवस्था का पता चलता है। यहाँ से मिले प्रमाणों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि संपूर्ण सिंधु प्रदेश में एक विशाल साम्राज्य संगठित किया गया था। बाजार, सार्वजनिक कार्यालय, स्नान गृह, मल एवं जल निकास, नालियाँ आदि की बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था थी। नगरीय स्थानीय संस्थाओं में नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली और नगर प्रशासन का प्राचीन सिंधु सभ्यता के लोगों को महत्वपूर्ण श्रेय जाता है, महत्वपूर्ण देन रही है। अगर हम बात करें ऋग्वेद काल में स्थानीय संस्थाओं की, तो ऋग्वेद काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। अनेक कुटुंबों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का एक अधिकारी होता था। अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे, जिसका अधिकारी विशपति होता था और अनेक विश मिलकर जन की रचना करते थे। जन के प्रधान अधिकारी को गोप कहते थे और गोप प्राय राजा ही हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में भी नगरीय स्थानीय शासन की श्रेष्ठ संगठित प्रणाली का वर्णन मिलता है। और अगर हम गांव की बात करें तो गांव में छोटे छोटे अपराधों को ग्रामवादी नामक अधिकारी के द्वारा निर्णय किया जाता था। महाकाव्य काल। इस काल में बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना हुई थी, जैसे रामायण एवं महाभारत। रामायण एवं महाभारत के महाकाव्यों में शासन की श्रेष्ठ संगठित प्रणाली का वर्णन मिलता है। अयोध्या और हस्तिनापुर आदि नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी ही अच्छी थी। इस काल में प्रत्येक नगर प्रशासन का एक अधिकारी होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके ऊपर 10 ग्राम, 20 ग्राम, शतग्राम, सहस्त्रग्राम तथा राज्य थे। इन इकाइयों के अधिकारियों को ग्रामिक, विंशतीय, शतग्रामी, अधिपति व राजा कहते थे। इस प्रकार पूरा प्रशासन महाकाव्य काल में
पद सोपान के आधार पर विभाजित किया गया था। मौर्यकाल। मौर्यकालीन नगर प्रशासन भी बड़ा ही अत्यंत सुव्यवस्थित और उच्च कोटि का था। नगर का प्रधान अधिकारी नागरिक होता था, जिसके अधीन स्थानिक व गोप आदि अधिकारी होते थे। नगर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए जाते थे, जिनका पालन करना अनिवार्य था। गृह निर्माण, सफाई, अग्नि को फैलने से रोकना, इस तरह के सभी कार्य और इनके लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते थे। नगरों में जल व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, भूमिगत मार्गों की सही स्थिति आदि का नागरिक पूरा ध्यान रखता था। नगर प्रशासन में 30 सदस्य होते थे। इन 30 सदस्यों से 6 समितियां बनाई जाती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां थी शिल्प कला समिति, विदेशी यात्रा समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति और कर समिति। शासन में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, जिसका शासन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। ग्राम सभा में साधारण विवाद, झगड़ों का निपटारा और नियम तोड़ने वालों को दंड दिया जाता था। गुप्तकाल। गुप्तकाल अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। नगर की व्यवस्था के लिए एक परिषद होती थी, जो आधुनिक नगरपालिका के समान होती थी। प्रत्येक प्रांत को आगे भुक्ति, देश, भोग आदि में बांटा जाता था। प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों में विभक्त होती थी। विषय आधुनिक जनपद के समान होते थे। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था। प्रत्येक विषय के अंतर्गत अनेक नगर होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था। नगर की व्यवस्था के लिए एक नगर परिषद भी होती थी, जो आधुनिक नगरपालिका के समान थी। प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम थी, जिसे ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। प्रत्येक ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था और ग्रामिक की सहायता के लिए एक समिति होती थी। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य मुकदमों का निर्णय, भूमि की सीमा का निर्धारण करना, सार्वजनिक हित के कार्य करना, कृषि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना, इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। अब हम बात करेंगे मध्यकाल में नगरीय स्थानीय संस्थाएं। मध्यकाल को फिर हम आगे डिवाइड कर देते हैं राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा काल में। इन कालों में स्थानीय संस्थाओं की या नगरीय स्थानीय संस्थाओं की क्या स्थिति रही, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राजपूत काल। इस काल में नगरीय स्थानीय संस्थाएं वैदिक काल की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और सुनियोजित थी। नगर की देखरेख के लिए पौर नामक अधिकारी होता था। बाद में इसे महापौर कहा गया। राजपूत काल के बने हुए विभिन्न नगर खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर, भोजपुर, ओरछा, टीकमगढ़ आदि बड़े ही सुव्यवस्थित नगर थे। नगर का प्रबंध करने के लिए पट्टाधिकारी नामक अधिकारी होता था। यह अधिकारी वे सभी कार्य करता था जो आज की नगर पालिकाएं या नगर निगम करते हैं। इस काल में स्थानीय स्वशासन अधिक उपयोगी था और इसका कारण कुछ राजपूत शासक हर चीज में योग्य और दक्ष थे। उनका उद्देश्य राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रबंध ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक ग्राम की एक सभा होती थी जो अपने क्षेत्र में शासन का सब कार्य संभालती थी। ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता ग्राम नामक कर्मचारी करता था। फिर भी राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि इस काल में सामंतगण न केवल स्थानीय शासन को कम महत्व देते थे, बल्कि वे केंद्रीय शासन के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे। नेक्स्ट इज सल्तनत काल। स्रोतों से पता चलता है कि सल्तनत काल में ग्रामीण और नगरीय निवासियों में भेद किया जाता था। नगरों को इस समय ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस काल में ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरी क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। नगरों को शाही सत्ता का केंद्र बनाया गया था। नगरों का विकास राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित था।
इस काल में साम्राज्यवादी सहायकों को नगरीय संरचना को चलाने का कार्यभार सौंपा जाता था और नागरिकों को नगरीय संरचना के संचालन से दूर रखा जाता था, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था। नेक्स्ट इज मुगल पीरियड। मुगलों ने प्रारंभ में स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन बाद में जागीरदारी प्रथा आरंभ कर दी गई। इस व्यवस्था में जागीरदार राजस्व एकत्र करता था। इस व्यवस्था से प्राचीन स्थानीय शासन की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मुगल काल में राज्य की सबसे महत्वपूर्ण लघु इकाई गांव थी। राज्य अनेक जिलों में बटे हुए थे। जिले के नीचे परगना प्रशासनिक इकाई थी। परगने का प्रधान अधिकारी सीकदार कहलाता था। शांति एवं व्यवस्था के लिए सीकदार उत्तरदायी होता था। प्रत्येक परगने को आगे गांव में बांटा जाता था और गांव का प्रबंध पंचायतें करती थी। गांव के 3 प्रमुख अधिकारी होते थे, मुकद्दम, पटवारी एवं चौधरी। प्रत्येक परगने में कानूनगो भी नियुक्त किए गए थे। कानूनगो की मदद के लिए पटवारी नियुक्त किए जाते थे। गांव क्योंकि शासन की सबसे छोटी इकाई होता था, प्रधान अधिकारी मुकद्दम कहलाता था, जो गांव का मुखिया होता था। इसका प्रमुख कार्य लगान वसूल करना, गांव में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना तथा सरकारी कर्मचारियों की मदद करना था। मुगल काल के बाद आया मराठा काल। मुगल काल की स्थिति के स्थान पर मराठा प्रशासन में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता था। शासन में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के लिए ग्राम प्रशासन और शहरी प्रशासन थे। ग्राम समुदाय स्थानीय शासन की इकाई के रूप में कार्य करती थी। गांव का मुख्य अधिकारी पटेल होता था। कर संबंधी प्रशासनिक कार्य करता था और मराठों का नागरिक प्रशासन मौर्य प्रशासन से मिलता जुलता था। कोतवाल नगर का मुख्य शासक होता था, अर्थात नगर का जो मुखिया था उसको कोतवाल के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्य कार्य झगड़ों को निपटाना, मूल्यों को नियमित करना, नगर में आने जाने वालों का ब्यौरा रखना तथा सरकार को इन कार्यों का मासिक ब्यौरा भेजना होता था। कोतवाल नगर का मुख्य दंडाधिकारी तथा पुलिस का मुखिया भी होता था। इस प्रकार मध्यकाल में भी स्थानीय संस्थाएं निरंतर विभिन्न कालों से होती हुई वर्तमान काल में आई। अब हम वर्तमान काल में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि वर्तमान काल में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की क्या व्यवस्था थी। सबसे पहले ब्रिटिश काल। भारत में स्थानीय शासन की वर्तमान संरचना और कार्य प्रणाली मूल रूप से ब्रिटिश सरकार की ही देन है। स्थानीय शासन का प्रारंभ प्रेसिडेंसी नगरों में रहते हुए हुआ। स्थानीय शासन का प्रारंभ प्रेसिडेंसी नगरों में रहते हुए 1687 ईस्वी में मद्रास के लिए एक नगर निगम की स्थापना की गई। सन 1726 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी नगरों में मेयरों की अदालतें स्थापित करने का अधिकार दिया गया। 1850 में एक अधिनियम सारे भारत के लिए स्वीकृत किया गया। इसके अनुसार विभिन्न प्रांतों के कुछ बड़े नगरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई। स्थानीय संस्थाओं में लॉर्ड रिपन का महत्वपूर्ण स्थान है। लॉर्ड रिपन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय संस्थाओं का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन के लिए नगरपालिकाओं का विकास करना। 1909 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायतों, उप जिला बोर्ड तथा नगरपालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए थे। इसी प्रकार 1919 अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू-फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम से स्थानीय संस्थाओं में एक नया उत्साह आया था। 1935 भारत सरकार अधिनियम में
स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को प्रांतीय विषय में शामिल किया गया। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थाओं के संबंध में काफ़ी सुधार किए गए और शासन की संस्थाओं के अधिकारियों की शक्ति व कार्य बढ़ा दिए गए और मताधिकार को और ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता के बाद नगरीय स्थानीय स्वशासन। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत के संविधान को लागू किया गया। संविधान की धारा 40 में व्यवस्था की गई कि राज्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संगठित करने के लिए विशेष कदम उठाएगा। दिसंबर 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा स्थानीय संस्थाओं के लिए। दिसंबर 1992 में 73वां और 74वां 2 संवैधानिक संशोधन किए गए। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं अर्थात पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था और 74वां संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं से संबंधित था। इन संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थानीय संस्थाओं को काफ़ी मजबूती मिली और इनकी कमियों को दूर करने के प्रयास किए गए, जिससे इनको बहुत ज़्यादा महत्व मिला। इस प्रकार नगरीय स्थानीय संस्थाएं प्राचीन काल से ही भारतीय प्रशासन में सम्मिलित रही और वर्तमान काल में भी नगरीय स्थानीय संस्थाएं काफ़ी विकसित रूप में उभर कर सामने आई है। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरीय स्थानीय संस्थाएं प्राचीन काल से ही भारतीय प्रशासन में विद्यमान रही हैं। इस बारे में राव ने कहा है कि पीढ़ी के बाद पीढ़ी आती गई, वंशों की पराजय होती रही, बहुत से आक्रमण हुए, अनेकों बार भारत के मानचित्र में परिवर्तन हुआ, परंतु स्थानीय शासन जीवित रहा। अर्थात चाहे कोई भी काल आया, किसी भी राजवंश का राज आया, स्थानीय संस्थाएं भारतीय प्रशासन में विद्यमान रही। इसी प्रकार सर चार्ल्स मेटकाफ ने भी लिखा है कि जहाँ कुछ नहीं टिकता वहाँ वे टिके रहते हैं। एक के बाद एक राजवंश का पतन होता रहा है, एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति आती रही है। हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख और अंग्रेज सभी बारी बारी से अपना अपना अस्तित्व स्थापित करते रहे हैं, किंतु ग्राम समाज ज्यों के त्यों बने रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन में स्थानीय संस्थाएं, नगरीय स्थानीय संस्थाएं प्राचीन काल से ही विद्यमान रही हैं। धन्यवाद।